आपके बाल बड़े कीमती हैं, आपका हेयर लॉस शुरू हो गया तो प्रॉपर एक डॉक्टर के पास जाएं। समटाइम्स वो जेनेटिक होता है, समटाइम्स हार्मोन्स की वजह से होता है, समटाइम्स विटामिन की कमी की वजह से होता है, समटाइम्स स्ट्रेस की वजह से होता है। तो हम कॉज रूल आउट करेंगे किस वजह से हो रहा है। बाल हेल्दी होना चाहिए, आपका बाल शाइनी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए कि देख के पता चले कि प्रॉपर वॉल्यूम है बाल। आप हार्मोनल कॉज ढूंढें, आप फास्ट फूड बंद करें, मीठी चीज़ें बंद करें। तो बहुत से पेशेंट हैं जो रेगुलर 6 महीने साल ट्रीटमेंट करने के साथ ये चीज़ें करते हैं, उनके दाने ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को ये ऐसा कोई इशू आया कोई दानों का, स्किन पिगमेंटेशन का, तो वो फौरन 2-4 क्रीमें मिक्स क्रीमें बना के लगा ली, वो बड़ा अच्छा ग्लो आ जाता है। लेकिन उसमें स्टीरॉइड है, जब आप छोड़ेंगे तो आपका इशू पहले से 10 गुना ज्यादा होगा। अगर एक अच्छे तरीके से ट्रांसप्लांट किया गया हो, अच्छी जगह से किया गया हो, तो साइड इफेक्ट्स ना होने के बराबर है। मेडिकल प्रोसीजर है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी क्वालिफाइड बंदे के पास जाएंगे तो साइड इफेक्ट्स का रेशियो बहुत कम होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल सेंटर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर। आज का पॉडकास्ट उन तमाम लोगों के लिए जिनकी ये ख्वाहिश है कि उनका चेहरा खूबसूरत नजर आए और ये जो चेहरे के रुखसार हैं ये रेडिश कलर के हों और चेहरे के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, चेहरे की जो स्याहियां हैं वो ख़त्म हो जाएं और इसके साथ सर पर जो बाल है वो पूरे हों। गंजेपन का जो शिकार लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए आज का पॉडकास्ट है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बुरहान अशरफ जो MBBS हैं और इसके साथ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ये और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और इतनी कम उम्र में इन्होंने ये तमाम तजर्बात सीखे और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसके साथ ही इन्होंने अपनी जो मुख्तलिफ इस रिलेटेड तालीमात हैं वो UK, USA और कनाडा से हासिल की हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बुरहान अशरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने मसरूफ़ वक्त में से हमारे लिए ये वक्त दिया हमें और उन तमाम लोगों के लिए, उन शहरियों के लिए जिनके हेयर ट्रांसप्लांट के मसाइल हैं, जिनके स्किन के इश्यूज़ हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपका शुक्रिया सर। आपका भी शुक्रिया, आपने स्पेशल टाइम निकाला, क्योंकि ये एक पॉजिटिव मैसेज होता है जो लोगों को जाना चाहिए वक्तन फ़वक्तन। मुख्तलिफ जैसे मैं डिफरेंट शोज़ करता हूँ, डिफरेंट प्रोग्राम्स करता हूँ, कि एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड होता रहे कि क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, किस डॉक्टर के पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है जो डॉक्टर नहीं है। तो ये सारी आज के इंटरव्यू में हम यही चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। डॉक्टर बुरहान, आज हमारे पास दो मुख्तलिफ मौजू हैं बात करने के लिए। एक तो हेयर ट्रांसप्लांट का और दूसरा स्किन स्पेशलिस्ट के हवाले से, स्किन इश्यूज जो हैं उस पर बात करने के लिए। पहले हेयर ट्रांसप्लांट पे बात कर लेते हैं। तो ये उन नाज़रीन के लिए जिनको पता ही नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट का, ये होता क्या है हेयर ट्रांसप्लांट, इसके मुतालिक ज़रा ब्रीफ। हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपके हेड के बैक से बाल लेके फ्रंट पे लगाए जाते हैं। बड़ा बेसिक कंसेप्ट ये वाला है। अब जब से सोशल मीडिया इवॉल्व हुआ है, लोग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन मेन चीज़ यही है कि बेसिक कंसेप्ट ये है कि सर के पीछे से बाल लेके आगे लगाए जाते हैं। अगर किसी के सर के पीछे कम बाल हैं या उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, तो फिर हम दाढ़ी और छाती के बाल लेके भी लगाते हैं। तो बेसिक ये कंसेप्ट है ट्रांसप्लांट का। तो ये डॉक्टर बुरहान, ऐसा तो नहीं है कि हम सर के पीछे से बाल उतार के आगे लगाते हैं तो वो आगे वाले भी रिकवर ना हो और पीछे वाले भी चले जाएं, तो ये इस तरह का नुकसान? ट्रांसप्लांट में बड़े जो मैं एक बात कहता हूँ कि एक प्रॉपर एक क्वालिफाइड बंदे से ट्रांसप्लांट करें ताकि आपकी स्किन को डैमेज ना हो। आपके बाल बड़े कीमती हैं, बड़े लिमिटेड से बाल हैं जो अल्लाह ताला ने दिए हैं, पहले गिर रहे हैं। आप किसी अनाड़ी बंदे के पास या उसके पास चले जाएं जिसको ट्रांसप्लांट नहीं करना आता, वो उसको भी डैमेज करके आपके सर के पीछे से भी खाली कर देगा, आगे भी बाल नहीं आएंगे। तो हमेशा एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपका बेस्ट रिजल्ट आ। ये हेयर ट्रांसप्लांट कौन कर सकता है, कौन क्वालिफाइड डॉक्टर कह सकते हैं हम? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डेली बेसिस पे पेशेंट भी पूछते हैं मुझसे, मेरे कोलीग दोस्त भी पूछते हैं। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेसिक चीज़ वो एक रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रजिस्टर्ड एक प्रॉपर डॉक्टर हो। उसके बाद वो डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन, ठीक है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का मेंबर हो। ये वो सोसाइटी है जो पाकिस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स को मॉनिटर कर रही है। और सबसे पीक चीज़ ये है कि अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी का पार्ट हो। जैसे कि मैं हूँ, हमारे पास पाकिस्तान में कुछ लोग हैं, कोई 10-15 लोग हैं जो अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी के। उनकी वेबसाइट पे हर एक डॉक्टर का नाम, एड्रेस, पिक्चर सब कुछ दिया हुआ है। तो आप प्रॉपर अपनी रिसर्च करें, प्रॉपर क्वालिफाइड बंदे के पास जाएँ। तो डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट, ये अक्सर सुनने को बात मिलती है
कि इससे स्किन इश्यूज हो जाते हैं या मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ है? अगर एक अच्छे तरीके से ट्रांसप्लांट किया गया हो, अच्छी जगह से किया गया हो, तो साइड इफेक्ट्स ना होने के बराबर है। मेडिकल प्रोसीजर है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी क्वालिफाइड बंदे के पास जाएंगे तो साइड इफेक्ट्स का रेशियो बहुत कम होगा। और अगर किसी को साइड इफेक्ट होगा भी खुदा नास्ता, तो आपका डॉक्टर मैनेज कर लेगा। अगर वो बंदा डॉक्टर नहीं है, उसको ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो फिर आपको मैनेज नहीं कर सकेगा, फिर वो आपको खराब करेगा। इससे वैसे कौन कौन सी बीमारियां पैदा होने का खतरा होता है? मैं रूटीन में जब भी ट्रांसप्लांट करता हूँ तो मैं उसके बेसिक ब्लड टेस्ट करवाता हूँ, जिसमें उसके शुगर लेवल चेक करना, उसके ब्लड की क्लॉटिंग चेक करना, हेपेटाइटिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चेक करना। कि अगर आप हेपेटाइटिस चेक किए बगैर करवा रहे हैं, एक पेशेंट दूसरे को, दूसरे तीसरे को आप फैलाते जा रहे हैं। किसी को शुगर है, जब तक उसकी कंट्रोल नहीं करेंगे आप ट्रांसप्लांट कर, बहुत आम बात है। आप ट्रांसप्लांट कर देंगे शुगर वाले मरीज का, जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो भी बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। किसी की ब्लड का इशू है, कोई ब्लड क्लॉटिंग का इशू है, आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, बाद में खून रुकने का मसला पैदा हो सकता है। तो आपने प्रॉपर टेस्ट करा के ट्रांसप्लांट कराना है पेशेंट का, ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो, या हो भी तो कंट्रोल हो जाए। ऐसा होता है कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, करने के बाद उस शख्स के अंदर कोई बीमारी पैदा हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिथ्स हमारे बहुत ज़्यादा बने हुए, हमारे यहाँ पे मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कोई भूलने की बीमारी हो जाती है, या ब्रेन का कोई इशू हो जाता है, या आंखों का कोई इशू हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। और ये हकीकतन ऐसा ही है कि कोई मेमोरी का इशू नहीं होता और इस तरह नहीं, से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं। बातें सुनने को मिलती हैं? क्योंकि देखें ना, ट्रांसप्लांट जब भी हम करते हैं, हम इंसानी जिल्द पे काम करते हैं। सर पे इंसानी जिल्द की 5 लेयर्स हैं, उसके नीचे बोन है, फिर नीचे ब्रेन है। तो हम तो पहली 2 लेयर्स में ही काम करते हैं, तो किसी भी तरह ब्रेन से कोई इसका लिंक नहीं है। नहीं। तो डॉक्टर बुरहान, ये भी बताइएगा कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का आपने ये बता दिया कि होता कैसे, अब इसमें कितना टाइम लगता है ये सारे प्रोसीजर के लिए? ट्रांसप्लांट के टाइम को हम 2 तरह डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सर्जिकल डे पे कितना टाइम लगता है जिसे ट्रांसप्लांट करवाने हैं, और एक उसके बाद ग्रोथ में कितना टाइम लगता है। जो सर्जिकल डे है वो तकरीबन 6 से 8 घंटे का होता है हमारा, जिसमें मरीज़ का जब आता है उससे हम उसका कंसेंट साइन कराते हैं, इजाज़तनामा जिसे कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। उसके ब्लड टेस्ट चेक करते हैं, उसके बाद उसका एरियाज मार्क करते हैं जो हमने ट्रांसप्लांट करना है, फिर इसका सुन किया जाता है, फिर हेड के बैक से बाल निकालने, आगे लगाने। ये टोटल कोई 6-8 घंटे का प्रोसीजर है, जिसके बाद पेशेंट घर जाता है। ठीक है, उसके 2 दिन बाद उसकी बैंडेज ओपन होती है, हमने पट्टी की होती है। जी जी। और पहले 5 दिन एंटीबायोटिक पेन किलर का कोर्स होता है। 8 से 10 दिन में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल अपनी रूटीन में आ गया होता है। अगर किसी, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग पूछते हैं मैं कितनी छुट्टी अपने काम से लेनी चाहिए ट्रांसप्लांट के लिए, तो 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन के बाद अपने काम पे वापस जा सकता है। तब छोटे छोटे क्रेंड होंगे जो बालों में, जिसे आप क्रस्ट कहते हैं, हम अपनी जुबान में, आम बंदा क्रेंड कहता है, वो होते हैं। 10 से 12 दिन में वो भी गिर जाते हैं। अच्छा, जो बाल हमने लगाए होते हैं ना, 2-3 हफ्ते बाद वो भी गिर जाते हैं सारे। तो वो बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम होता है पेशेंट के लिए कि जी इतने पैसे लगाए, इतना कुछ किया और बाल गिर गए। बाल गिर जाते हैं? हाँ, उनकी जड़ अंदर रहती है, ऊपर से बाल गिर जाता है। एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो कि 3 महीने के बाद फिर दोबारा ग्रो करने शुरू करते हैं। चौथे 5वें महीने में छोटे छोटे बाल होते हैं, पेशेंट की तसल्ली अच्छी होनी शुरू हो जाती है। बट फुल ग्रोथ 1 साल से 1.25 साल या समटाइम्स 1.5 साल में आती है। तो ये एक टाइमलाइन है। सर्जिकल डे 6 से 8 घंटे और फुल ग्रोथ 12 से 18 महीने। और वो पेशेंट जिसने एक दफ़ा इतनी मेहनत से पैसे जोड़ के सारा कुछ किया, तो अब उसके लिए तो फिर ये बड़ा ख़तरनाक होगा कि ये मेरे बाल गिर गए हैं, तो ये कोई किसी ट्रामा में नहीं चले जाते हो? नहीं, ट्रॉमा, उसका इंसानी जिस्म का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि जब हमने पीछे से बाल उठाया और उसको आगे लगाया, तो उसकी जो जड़ है वो एक रेस्टिंग फेज में चली जाती है। जब वो अपना बाल छोड़ देती है, जड़ अंदर स्किन के अंदर स्टैब्लिश हो जाती है। ये रेस्टिंग फेज मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होता है, 2 से 4 महीने के दरमियान, लेकिन जनरली 3 महीने के बाद वो अपना नया बाल बनाना शुरू करते हैं। डॉक्टर बुरहान, ये बताइएगा, क्योंकि जो पैसा है ना, वो बहुत अहम चीज़ समझा जाता है हमारे माशरे में, और ये ज़रूरी भी है। तो वो लोग जो ये सुन रहे हैं प्रोग्राम, नेशनल सेंटर न्यूज़ की तवज्जो से उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जो बड़े परेशान है कि हमारे पास इतने लाखों रुपया नहीं है, तो ये कितने हद तक ये हेयर ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, कितना बजट चाहिए इसके लिए? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के मुख्तलिफ रेंजेस हैं, मुख्तलिफ तरह के प्रोसीजर हैं, नंबर ऑफ ग्राफ्ट डिपेंड करता है। अगर किसी को थोड़े ग्राफ्ट चाहिए तो 70-80 हज़ार में भी होता है, किसी को ज़्यादा चाहिए तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा उसका बजट भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ ग्राफ्ट हर एक की अलग टाइप है। किसी ने स्ट्रिप से कराना है, किसी ने FQE से कराना है, किसी ने हाइब्रिड से कराना है। फिर अब डिफरेंट चीज़ें आ गई, इम्प्लांटर्स हैं, सेफायर टेक्नोलॉजी है। तो हर एक पेशेंट का अलग बजट होता है, उसकी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, उसके हेड के साइज़ के अकॉर्डिंगली, डोनर एरिया के अकॉर्डिंगली, तो डिफरेंट पैकेजेस। इसमें ये भी बताइएगा कि ये जो पूरा प्रोसीजर है, सबसे पहले क्या करना होता है, उसके बाद ये पूरा एक प्रोसीजर बताइएगा। पेशेंट आ गया आपसे चेक करवाने, आपने से कहा कि ये हमारा ट्रांसप्लांट, आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा,
जो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है कि पेशेंट का ट्रांसप्लांट एक सेशन में कभी भी फुल नहीं होता, मेजोरिटी पेशेंट्स का, ठीक है। आपको हमेशा 2 से 3 सेशन चाहिए होते हैं, जो गैप है सेशंस के दरमियान साल से सवा साल मिनिमम है। एक पेशेंट आया, उससे हमने डिस्कशन की, अगर वो एग्री करेगा कि इतना रिजल्ट आ सकता है जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जी ठीक है, और हम भी बता देंगे कि इतना ऑन एवरेज रिजल्ट आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। अब एक साइंटिफिक नॉलेज है ना, तो हमने चीज़ों को गेज करके बताना है। जी अगर वो एग्री करेगा फिर हम उसको एक डेट दे देते हैं सर्जरी की। उसको कहते हैं आप अपने ब्लड टेस्ट करवा लो, आप ये सारे टेस्ट करा के उस डेट पे आप आ जाओ। उस डेट पे जब वो आता है तो हम उसका एक कंसेंट, जैसे मैंने बताया, इजाज़तनामा साइन होता है, उसके ब्लड टेस्ट चेक होते हैं। फिर मैं उसको उसकी हेयर लाइन एक बना के दिखाता हूँ कि ये एक बेसिक हेयर लाइन स्ट्रक्चर है जो हम बनाना चाह रहे हैं आपके केस में, या जो भी एरिया हमने मार्क करना है। अगर किसी ने पीछे से करवाना है, हेड का जो वर्टेक्स या क्राउन होता है, जो टॉप एरिया होता है, तो हम वहाँ पे कर लेते हैं। फिर उसका सुन करने का प्रोसीजर शुरू होता है, जो कि आधे पौने घंटे में सारा एरिया हेड का सुन हो जाता है। इसमें हम बेहोश नहीं करते मरीज को, सिर्फ जिल्द को सुन करते हैं। उसके बाद जब सुन हो गया, फिर आगे एक एक बाल लगाने की जगह बनाते हैं हम। जी फिर पीछे से बाल निकालते हैं और फिर वही बाल जो पीछे से निकले वो आगे लगते हैं। तो टोटल ये 6 से 8 घंटे का प्रोसीजर होता है। डॉक्टर साहब, ये ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी और के बाल आप उस पेशेंट को लगा दें जो नहीं, अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ऑल्दो जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, या डिफरेंट ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होते हैं, उनके बाद हमें बड़ी हैवी मेडिसिन देनी पड़ती हैं, स्टीरॉयड या कुछ और मेडिसिन होती हैं। लेकिन बालों के लिए हम इतनी मेडिसिन, हैवी मेडिसिन देना जस्टिफाइड नहीं है कि हम किसी दूसरे बंदे के बाल लगवाने के लिए बाद में उसको सारी उम्र स्टीरॉयड पे या कुछ और मेडिसिन जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हम डाल दें। तो अभी तक फ़िलहाल हम अपने बाल ही लगाते हैं, जो पेशेंट के अपने बाल हैं। कुछ सिंथेटिक फाइबर्स की बात भी होती रही है, हो भी रहे हैं, काफ़ी जगहों पे हो रहे हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्किन को डैमेज कर देते हैं। तो मेरा मशवरा पेशेंट को यही होता है कि जितने आपके बाल हैं उन्हीं में से कुछ लेकर लगाएंगे। आप आर्टिफिशियल हेयर ना लगाओ, किसी और के लगने का तो अभी कोई चांस ही नहीं है। डॉक्टर साहब, ये मुख्तलिफ लोगों के मसाइल होते हैं, गंजेपन का शिकार हो जाते हैं, या जो ख़वातीन जो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो क्या ये स्टार्ट में इसको कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका हेयर लॉस शुरू हो गया तो प्रॉपर एक डॉक्टर के पास जाएं। समटाइम्स वो जेनेटिक होता है, समटाइम्स हार्मोन्स की वजह से होता है, समटाइम्स विटामिन की कमी की वजह से होता है, समटाइम्स स्ट्रेस की वजह से होता है। तो हम कॉज रूल आउट करेंगे किस वजह से हो रहा है। अगर किसी का जेनेटिक नहीं है, ये बहुत अहम बात है, इसको ज़रा डीपली बताइएगा। ये वो वजूहात हैं जिस वजह से बाल गिर सकते हैं, तो उसमें आपने बताया जेनेटिक हो सकती है। जेनेटिक जो खानदानी है मेजोरिटी को वो होता है, जी। ठीक है। दूसरी कैटेगरी आई थी हार्मोनल प्रॉब्लम, जी तीसरी आ जाती है विटामिन डेफिशिएंसी, जी। चौथी आ गई स्ट्रेस, फिर मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमने सॉर्ट आउट करने होते हैं। अगर किसी को खानदानी वजह नहीं है तो हम अंडरलाइन उसके टेस्ट करवाते हैं, जो डेफिशिएंसी है पूरी करते हैं, और काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा रिकवरी हो जाती है बाल गिरने में। इवन अगर किसी को जेनेटिक पैटर्न भी है तो भी हम उसके हेयर लॉस को स्लो कर सकते हैं। एक मिसाल है, एक लड़का है जो 22 साल की उम्र में उसके बाल गिरने शुरू हुए, और अगर उसी स्पीड पे गिरते हैं तो 25 साल की उम्र में शायद वो गंजा हो जाएगा प्रॉपर। लेकिन अगर हम उसको मेडिसिन शुरू कर दें, शायद वो 28, 30 साल, 32 साल तक बालों के साथ निकाल जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने टाइम गेन कर लिया, आपने 4-5 साल। नाज़रीन, ये बहुत अहम बातें, इनको गौर से सुन लीजिए। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं कि मेरे तो बाल गिर रहे हैं तो मैं तो गंजा हो जाऊंगा, उनके लिए ये आज एक खुशखबरी डॉक्टर बुरहान की तरफ से है कि उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी केयर से इसको बेहतर किया जा सकता है। सर कंटिन्यू कीजिए। जी अच्छा, अब उस ट्रीटमेंट को मैं ये कहता हूँ, जैसे हमारे पास कुछ स्प्रेज हम देते हैं पेशेंट को, तो मैं ये कहता हूँ भाई ये स्प्रे आपने अपने टूथब्रश के साथ रख लेना। अब सुबह उठ के 10 मिनट दांत साफ करने पे लगाते हैं जी। या रात को सोते हुए, तो आप 10 सेकंड के लिए स्प्रे भी लगा लें, और वो कोई इतना महंगा स्प्रे भी नहीं है जी। कोई 700-800 का स्प्रे पूरा महीना चाहिए पे लगाना, बालों की जड़ों में लगाना है, जिससे आपके बाल गिरना स्लो डाउन हो जाएंगे। कुछ केसेस में नए भी आने लग जाते हैं, और बाकी ट्रीटमेंट हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली होती है। ये क्या आपने जिस तरह से बताया, तो क्या जो गंजेपन का शिकार हो रहे होते हैं या जिनके बाल गिर रहे होते हैं, या जो आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि मेडिसिन से ये इलाज मुमकिन हो जाए? अब जब किसी के बाल गिरने शुरू हुए तो वो तो गिरते जा रहे हैं, वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है जिसमें बाल गिरते जा रहे हैं। हमने ट्रांसप्लांट अगर किया उस बंदे का, तो हमने तो पीछे से कुछ बाल उठा के लगा दिए आगे, लेकिन जो अपने बाल गिर रहे हैं उनको रोकना सबसे ज़रूरी है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ट्रांसप्लांट 30% काम है, 70% काम है जो बाल गिर रहे हैं उनको रोकना, ताकि जो ये इंपॉर्टेंट बाल आपके हैं ये बचे नहीं। जैसे एक बंदे के शुरू में सर पे 1 लाख जड़ें थी बालों की, उसके 50% हेयर लॉस हुआ, वो हमारे पास आया, हमने ट्रांसप्लांट किया, बाकी 50,000 जड़ें रह गई हुई, तो ट्रांसप्लांट के बाद भी वो 50,000 रहेंगी।
वो 51,000 भी नहीं हो सकती क्योंकि हमने उन्हीं में से कुछ जड़ें उठा के आगे लगा दी। लेकिन जो डेली बेसिस के 200-400 सिस्टम से डिलीट होते जा रहे हैं उनको रोकना जरूरी है। उनको स्लो करने के लिए मेडिसिन है, वो ट्रांसप्लांट के बाद भी है, पहले भी है और लंबा अर्सा है। डॉक्टर बुरहान, ये उम्र के किस हिस्से तक करवाया जा सकता है? मतलब एक कोई एज इसकी मुतय्यन है या नहीं? आपकी मेडिकल फिटनेस और हेयर लॉस पैटर्न। यंग लड़के जनरली लोग कहते हैं कि 24-25 साल से ऊपर करना चाहिए, लेकिन कुछ लड़कों में इससे जल्दी भी किया जा सकता है जिनको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है हेयर लॉस का। फिर हम उनका स्पेशल तरीके से उनका छोटा सेशन करके चल उनकी हेयर लाइन बन जाए किया जा सकता है। एजेड में 65 से 70 तक के लोगों के भी किए हुए कि जिनका आप कह लें कि मेडिकली फिट है, जिनको कोई मेडिकल इशू नहीं, उनका हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब जिस तरह से ये हेयर ट्रांसप्लांट के मसाइल बढ़ रहे हैं, क्या इसका माहौल के साथ भी कोई कनेक्शन है? इसमें मैंने बड़ा काम किया, बड़ी चीज़ें देखी हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल हर किसी को, हर दूसरे बंदे को शुगर का प्रॉब्लम आ रहा है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ रहा है, वेट गेन है, किसी के जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है। तो ये बालों का मसला भी आस्ता आस्ता उसके साथ लिंक कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में उसी से रिलेटेड जीन्स आ रहे हैं। जो मेरी अपनी एक अभी परसेप्शन है, जितना मैं डेली बेसिस पेशेंट देखता हूँ, कि उसकी वजह से या उससे रिलेटेडली हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सर ये जो बालों के मुख्तलिफ मसाइल हैं, तो इस तरह से इनको कंट्रोल करने के लिए, या जिस तरह आप बता रहे हैं, तो उम्र के साथ साथ इनको मेडिकल के साथ, मेडिकेशन के साथ आपने कंट्रोल तो कर लिया, बिल्कुल। तो इसका कोई विरासती ताल्लुक ये किस तरह से इसको डिफाइन? बेसिकली तो 95% जो हमारे पास मेल आ रहे हैं, 97% वो जेनेटिक या विरासती है। हमने उसको रोक नहीं कर सकते, हम उसको स्लो कर सकते हैं मेडिसिन से। ठीक है, हमने जहाँ जहाँ पे जिस मैकेनिज्म पे आके जिस्म के अंदर हार्मोन या डिफरेंट जीन एक्सप्रेस होके उसको बाल को गिरा रहे हैं, हमने उस जगह को ब्लॉक करना है, उस मैकेनिज्म को रोकना है, तो बाल गिरना स्लो हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, लेकिन कांस्टेंट हमें चाहिए होगा। सर हर लड़की और हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसके बाल खूबसूरत नज़र आएं और सिल्की हों, और इस तरह से बालों को स्याह करने के लिए मुख्तलिफ हकीमों से दवाइयाँ ले रहे होते हैं, मर्दों ख़वातीन साहब भी। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? दो चीज़ें हैं, बाल हेल्दी होना चाहिए। जैसे किसी का नाक की एक शेप है ना, वो नेचुरल है जी, आप उसको सर्जरी के बगैर चेंज नहीं कर सकते, जी, जनरली नहीं करनी चाहिए। आंखों का कलर है वो नहीं चेंज हो सकता। इस तरह जो बालों का स्टाइल है, जिसका वेवी है उसका वेवी रहना है, जिसका स्ट्रेट है वो स्ट्रेट रहना है, जिसका सिल्की है वो सिल्की रहना है, जिसका करली है बिल्कुल वेवी करली है वो उसका करली रहना है। आपका बाल शाइनी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए कि देख के पता चले कि प्रॉपर वॉल्यूम है बाल। बाकी हर एक का अपना करेक्टर है, आप उसको स्ट्रेट करने के चक्कर में रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। वो जितना अर्सा वो जिल्द से बाहर, आपका जो जिल्द से बाहर बाल का पोर्शन है वो स्ट्रेट हो भी जाएगा, लेकिन नई जो जड़ अंदर से बाल बनाएगी वो वेवी या करली ही होगा। जी सर। तो आप डैमेजिंग प्रोडक्ट लगा के उसको टेम्परेरी गेन के लिए, जैसे कई लोग कई क्रीमें या तेल लगाते हैं कि बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन वो डैमेजिंग चीज़ें बहुत होती हैं जो बालों की जड़ों को डैमेज करती हैं, जिससे आपका हेयर लॉस ज़्यादा होता है। सर जिस तरह से आपने बालों के मतलब बताया, तो अब थोड़ा सा डिस्कशन मुख्तलिफ शहरियों के लिए जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए स्किन के मतलब भी बता दीजिए, जिनको स्किन के मसाइल हैं, चेहरे पे स्याहियाँ हैं, या इस तरह से पिंपल हो जाते हैं, या कलर डल होता जा रहा है, इस तरह से ये मुख्तलिफ चीज़ें। बेसिकली ये सब रिलेटेड है स्किन हेल्थ से। जी। अब 1 बाय 1 करते रहते हैं। चेहरे पे दाने या पिंपल्स हैं, हार्मोनल होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट उसकी हो सकती है। हमारे यहाँ पे ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि चेहरे के दानों की ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, या ये तो होने ही होने। आप हार्मोनल कॉज ढूंढें, अब फास्ट फूड बंद करें, मीठी चीज़ें बंद करें, तो बहुत से पेशेंट हैं जो रेगुलर 6 महीने साल ट्रीटमेंट करने के साथ ये चीज़ें करते हैं, उनके दाने ठीक हो जाते हैं। इस तरह स्याहियों की आपने बात की, उसको हम अपनी ज़बान में मिलास्मा कहते हैं, पिगमेंटेशन कहते हैं, स्किन डल होना भी अक्सर लोग इसका यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड। उसमें बड़ी चीज़ होती है स्ट्रेस, आयरन की कमी, समटाइम्स प्रेगनेंसी के बाद, समटाइम्स सनलाइट एक्सपोजर के बाद। कोई क्रीमें ऐसे लगाएं, जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मल्टीपल क्रीमें लगाते हैं जिस वजह से स्किन डैमेज हो जाती है। अब उसका हल अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन होता है। कुछ लोगों में सुपरफिशियल होता है जिसको हम बिल्कुल ट्रीटमेंट से, मेडिकेशन जो लगाने वाले होते हैं उससे ठीक कर सकते हैं। कुछ लोगों में डीप होता है जिसमें प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं, सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी नहीं हम उन्हें कह सकते हैं, हम उन्हें कह सकते हैं कि माइक्रो नीडलिंग, नीडल्स से ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, कोई खिलाने वाली मेडिसिन देनी पड़ती है। तो हर एक पेशेंट में उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आती है अगर आप प्रॉपर जगह से करें। हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जी अगर किसी को ये ऐसा कोई इशू आया, कोई दानों का, स्किन पिगमेंटेशन का, तो वो फ़ौरन 2-4 क्रीमें मिक्स क्रीमें बना के लगा ली, वो बड़ा अच्छा ग्लो आ जाता है, लेकिन उसमें स्टीरॉयड है
जब आप छोड़ेंगे तो आपका इशू पहले से 10 गुना ज़्यादा होगा, अगली बार आप लगाएंगे पहले से 50 गुना ज़्यादा इशू होगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो माइंड में रखनी है आपने। डॉक्टर बुरहान, ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां और लड़के, इनमें बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं स्किन के, तो जिस तरह स्याहियाँ हो जाती हैं चेहरों पे और इस तरह से, इस पर क्या कहते हैं आप? कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं इसको? 2-3 चीज़ें। एक तो अच्छा सन ब्लॉक यूज़ करें, ठीक है। जी। सन ब्लॉक जैसे हमारे यहाँ पे इंटेंसिटी आजकल गर्मियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं, तो सन ब्लॉक सुबह से शाम तक लगा होना चाहिए। वाटर इनटेक ज़्यादा। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बालों से रिलेटेड मेरा मैसेज है कि फास्ट फूड और मीठी चीज़ें खाने से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल। फास्ट फूड कंट्रोल करें और कोई मिक्स क्रीमें ना लगाएं। ये 4 बेसिक चीज़ें हैं जिनको करके स्किन बहुत अच्छी हो सकती है। पानी ज़्यादा पिए। जी। तो ये जो स्किन के मसाइल में बात कर रहे हैं, ये इसका कोई एज का तयन होता है कि इस एज तक स्किन ग्लो करती है, इसके बाद रुक जाती है, या कोई खास इसके लिए खुराक या इस तरह से? इंसानी जिल्द की एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, ठीक है। जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है स्किन आस्ता आस्ता ढलने लग जाती है, स्किन में पिगमेंटेशन ज़्यादा होने लग जाती है, झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। तो उसका हल एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा पिए, अगर आपने नेचुरली उसको कंट्रोल करना है। स्ट्रेस का मैं ये कह नहीं सकता कि हमारी सोसाइटी ऐसे कि हर बंदा स्ट्रेस में है। जी, ऐसे ही। तो ये सारी चीज़ें करें। बहुत लोग जो खुश रहते हैं उनकी स्किन अच्छी होती है, जो स्ट्रेस में होते हैं उनकी स्किन डाल होती है। डॉक्टर साहब, आपको देख के मुझे ये लग रहा है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के साथ, डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ, आप जो है वो अच्छे एक फिजिशियन भी हैं। जिस तरह आपने ये कैसे मैनेज किया हुआ खुद को, एज के हिसाब से, एज कितनी है अपनी, और ये आपका जो फिजिक है, ये ऐसे लग रहा है कि 20-22 साल का लड़का है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। पेशेंट आगे समटाइम बिलीव ही नहीं करते कि जी ये आप इतना आपका एक्सपीरियंस है। आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, सारी चीज़ें, पानी ज़्यादा पीना, स्ट्रेस कम। हमारी फील्ड में स्ट्रेस कम नहीं हो सकता, बट जनरली सारी चीज़ों से आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं। बड़ा ज़रूरी होता है मेंटेन रखना। तो ये स्ट्रेस को कैसे करते हैं? मतलब पता होता है कि आप पेशेंट्स को चेक करना है, एक पेशेंट की कॉल आई है, ये सर डॉक्टर साहब इतने बजे आ रहा हूँ मैं, फिर अगला वो आप प्रोसीजर कर रहे हैं, प्रोसीजर करते टाइम भी लग सकता है, फिर अगला पेशेंट आ रहा है, तो कैसे करते हैं कंट्रोल ये सारा? ये सारा विद प्रैक्टिस, विद टाइम, इतने सालों के बाद 13 साल हो गए जैसे मुझे प्रैक्टिस करते हुए, तो सारी चीज़ें आस्ता आस्ता हमने लर्न की हैं कि कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, कैसे अपनी डाइट कंट्रोल रखनी है, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है हमने। तो इन सारी चीज़ों को मिला के एक जो है इस तरह का इफेक्ट आप आता है। अपना, ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन अपना डाइट प्लान शेयर कर दें ज़रा कि क्या खाते हैं, किस तरह से क्या पीते हैं, थोड़ा लाइफस्टाइल क्या है, किस तरह से? डाइट प्लान हर एक का डिफरेंट है, बट किसी भी चीज़ की एक्सेस ना करें। आप अगर सिंपल चीज़ है, आप 2 रोटियां खाते हैं, आप 1 कर लें, ठीक जी। है। आप अपना फ्रूट्स ज़्यादा रखें अपनी डाइट में, ठीक है। आप कोई भी ये तली हुई चीज़ें या इस तरह की चीज़ें ना खाएं। तो ये बड़ी सिंपल चीज़ें, कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं है, लेकिन आपने वाइजली चूज़ करना होता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। हर जगह पे बैठ के खाने की कोशिश नहीं करते हम। डॉक्टर बुरहान, वज़न जिनके बढ़ जाते हैं उसको कैसे कंट्रोल करें? उसकी मल्टीपल कॉजेज़ होती हैं, ठीक है। ओवर ईटिंग हो सकती है, ख़ानदानी या जेनेटिक हो सकती है, हार्मोनल हो सकती है। हार्मोनल के आगे काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं। तो वो एक प्रॉपर हमें एवेल्युएट करना पड़ता है पेशेंट को कि इसका किस चीज़ से रिलेटेड है। अच्छा, डिप्रेशन भी वज़न बढ़ने की बड़ी वजह है कि हमने जो पेशेंट है इसका खाने की वजह से ज़्यादा हुआ है, इसका जेनेटिक है, इसका हार्मोनल है या डिप्रेशन है, फिर इसके अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है। नाजरीन, जिस तरह आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर बुरहान अशरफ। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। नेशनल सेंटर न्यूज़ के तवस्सुत से शहरियों के लिए आज का ये प्रोग्राम था, और उन तमाम लोगों के लिए जो स्किन के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, जिनका हेयर्स का इशू है, जो गंजेपन का शिकार हैं, जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। और इसके साथ डॉक्टर बुरहान ने आज हमें एक फूड प्लान भी दिया कि किस तरह से अपनी खुराक को रखें, और हम जो है वो अपने वज़न को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी खूबसूरती को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर बुरहान की तरफ से बताई गई। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को पूरा देखिएगा, और इस हवाले से अगर किसी का कोई सवाल हो तो अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। आपका वो पैगाम, आपका वो सवाल डॉक्टर बुरहान तक पहुंचाया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको इस तरह की और जो मालूमाती वीडियोज़ हैं वो भी नेशनल सेंटर न्यूज़ पे लाजमी मिलेंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।